ओके चलो भाई, हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। क्लास 11th और 12th के टेक्स्ट बुक का स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लेक्चरर इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं और लेक्चरर में किसी भी सब्जेक्ट का आप तैयारी करिए। छत्तीसगढ़ में अगर आपको लेक्चरर प्रिपरेशन करना है तो आपको 11th-12th का जो बुक है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप बात करिए, है ना, उसमें आपको 11th-12th के बुक से थोड़ा सा होकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप किसी अदर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर थियोरिकल चीजें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का, इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश देन वी फाइंड सम स्टोरीज और सम प्रोज और एंड सम पोएट्रीज, है ना। अब हमारे पास जो बुक्स है 11th-12th का, एससीईआरटी बुक, अब एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक दोनों लगभग सेम है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न ही चलता है छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर हमको प्रोज और पोएट्रीज देखने को मिलती है। और जब अगर हम बात करते हैं अपने सिलेबस का, तो हमारे सिलेबस में प्रोज और पोएट्री के रूप में हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपने पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा होगा, अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ज्यादातर व्यापम का ये कोशिश रहता है कि हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक करने की कोशिश होती है ना। कोशिश ये रहा है पिछले कुछ एग्जाम्स में, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सीजीटेट एग्जाम्स, है ना, तो वहां पर आपने पाया होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस हमको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड दिया गया था। इवन जो पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस थे, वहां भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। कुल मिलाकर बात ये हो जाती है, याद रखिएगा कि आप इंग्लिश का अगर क्वेश्चन फेस कर रहे हैं स्पेशली व्यापम में, तो व्यापम इस चीज को चेक करने की कोशिश करता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, वो कैसा है। ठीक है, आप किसी चीज को पढ़कर कितना समझ सकते हैं और उनकी जो क्वेश्चन है उसको कैसे एनालाइज करके समझ के उसके आंसर तक पहुंचते हो। तो मतलब कुल मिलाकर व्यापम इस चीज को चेक कर रहे हैं कि आप में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन लेवल आपका कैसा है। ठीक, तो डिफरेंट क्वेश्चंस में भी आपको छोटे छोटे पैसेजेस देके पूछ दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आपको आने वाले आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अपने ना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। ठीक, अपने समझ को, किसी भी जो रिटर्न कोई चीज है उसको पढ़कर आप कितना समझ पा रहे हो, इस चीज को दिखाना, इस चीज को शो करना ज्यादा जरूरी है। अभी अगर हम फिलहाल जो लेटेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, तो अगर हम अपने सिलेबस में देखेंगे, 100 मार्क्स का जो सिलेबस है हमारे, वहां 15 अराउंड मार्क्स के आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलने वाला है ना, प्रोज और पोएट्री के रूप में। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब हम बात करते हैं, स्पेशली कहां हम इंग्लिश में, और स्पेशली अगर हम बात करें इंग्लिश लेक्चरर का, तो 11th-12th के बुक से भी कोई डायरेक्ट पैसेज लिया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर्स है, दो डिफरेंट बुक्स है, फ्लेमिंगो, हॉर्नबिल 11th-12th, ठीक है, और दो सप्लीमेंट्री बुक्स भी हैं। तो वी आर जस्ट ट्राइंग कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, सॉरी, है ना, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ले, ताकि वो हमारे दिमाग में रहे। और अगर वहां से कुछ भी आ जाता है, अगर डायरेक्ट कोई पैसेज आ गया, कोई पोइट्री आ गया, पोइट्री या पैसेज नहीं तो जो वोकेबुलरी स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो वोकेब से जो वर्ड्स होते हैं चैप्टर का, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बढ़िया बढ़िया वर्ड्स ना हमारे चैप्टर में हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो वहां से भी कई सारे वर्ड्स डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। डायरेक्ट तो नहीं तो किसी दूसरे क्वेश्चन फॉर्म में वहां से हमको वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। 19 भर्ती में डेफिनेटली कुछ वर्ड्स देखने को मिले थे। तो इस कारण से, बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकुलर रीजन, हमको जरूरी है 11th और 12th के बुक के चैप्टर्स को समझना, उनको थोड़ा सा जान लेना। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स है, कुछ क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस कर लेना। तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 4 में है 12th का, 11th के भी कुछ चैप्टर हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को, और इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलो भाई। तो ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये है 12th फ्लेमिंगो, जो मेन टेक्स्ट बुक है क्लास 12 इंग्लिश का, उसमें चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। और ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, सेंस है, समरी है, वो कैसा है और उनके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, हम उसको देखने वाले। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैप्टर को ना पैसेज के फॉर्म में, है ना, अनसीन पैसेज के फॉर्म में क्या करें, समझे, ताकि हमारा ये पैसेज प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, है कि नहीं, हमारा पैसेज प्रैक्टिस भी हो जाए, और हमारा जो 11th-12th के बुक को समझने का जो एम है, जो टारगेट है, वो भी पूरा हो जाएगा।
दोनों साथ में हो जा रहा है, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस भी हो जा रहा है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमारा 12th का जो हमारा बुक है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, 11 12th का। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पैसेज स्टार्ट होता है यहां से, अ डेस्टिट्यूट पेडलर वॉन्डर्स थ्रू द कंट्री साइड सेलिंग स्मॉल वायर रैट ट्रैप्स। देखो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, किसी भी पैसेज से कैसे हम उसके सेंस को निकालें, कैसे समझें। पैसेज को समझना ही तो सबसे जटिल काम है ना, मतलब सबसे मेन टास्क तो पैसेज को समझना ही है। अगर एक बार हम पैसेज को समझ लेते हैं तो हमारे लिए तो सारी चीज इजी हो जाता है ना। पैसेज अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पैसेज का, तो हम तो क्वेश्चन समझेंगे, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आंसर्स भी समझ में आएगा। प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो अगर समझ में आ गया तो आंसर इजीली समझ में आ जाता है डेफिनेटली। ठीक, तो देखो किसी भी पैसेज को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पहले जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से समझना होता है और सेंस को निकालना होता है। अनसीन पैसेज जब भी आता है तो शुरुआती जो लाइंस है उसको पकड़कर उस पैसेज के टोन को, थीम को, सब्जेक्ट्स को जान लेना जरूरी होता है। एक बार हमको उसका सब्जेक्ट समझ में आ जाता है, सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बातें हो रही है ना, तो हम आगे की चीजों को फिर थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं, है ना, और थोड़ा सा समझने लगते हैं चीजों को। ठीक, चलो तो डेस्टिट्यूट पेडलर वॉन्डर्स, डेस्टिट्यूट पेडलर कैसा पेडलर वॉन्डर्स थ्रू द कंट्री साइड सेलिंग स्मॉल वायर रैट ट्रैप्स। एक डेस्टिट्यूट जो वर्ड है इसका मतलब होता है गरीब, असहाय, दरिद्र या गरीब असहाय टाइप के कोई पर्सन, है ना, तो वैसे लोगों को डेस्टिट्यूट बोला जाता है। तो एक गरीब पेडलर थे। पेडलर का मतलब होता है राहगीर जो चलते रहते हैं हमेशा, है ना, जो इधर उधर फिरते रहते हैं। इधर उधर फिरते रहने वालों को एक और नाम दिया जाता है फेरी वाले, है ना, फेरी लगाने वाला मतलब घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़, वेगाबॉन्ड भी बोला जाता है उसको, है ना। ठीक है, तो वेगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़। ठीक है, तो डेस्टिट्यूट पेडलर वॉन्डर्स, है ना, वॉन्डरर भी बोल सकते हैं उसको। घूमते रहते हैं, कहाँ घूमते रहते हैं, थ्रू द कंट्री साइड। ठीक है, कंट्री साइड मतलब गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या करते हुए घूमते हैं भाई, सेलिंग स्मॉल वायर रैट ट्रैप्स। ठीक है, वायर से बनी हुई छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचते हुए। रैट ट्रैप्स मतलब चूहे का जो जाल होता है, चूहा जाल, जिस चूहे फंसाने वाला, वो बेचता है और इधर उधर घूमते रहता है। ठीक, ओके, इसके बारे में बात हो रही है, पेडलर के बारे में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, लिविंग इन परसिस्टेंट पॉवर्टी एंड सोशल आइसोलेशन, लगातार गरीबी में रहते हुए, गरीबी में और किसमें, सोशल आइसोलेशन, है ना, सामाजिक रूप से अकेले रहते थे, उनके साथ ऐसा कोई उनके फैमिलीज नहीं थे, है ना, ही वॉज लिविंग अलोन। तो अकेले रहते हुए, गरीबी में रहते हुए ही ग्रेजुअली कल्टिवेट्स सिनिकल फिलोसफी। वो ना धीरे 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 अपना एक फिलोसफी, अपना विचार बना लेता है, एक निराशावादी विचार, नेगेटिव विचारधारा बना लेता है। किसके बारे में, अबाउट एग्जिस्टेंस, इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में रहने वाले लोगों के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में एक निराशावाद, एक नेगेटिव अपना फिलोसफी या अपना एक विचारधारा वो डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या विचारधारा डेवलप करते हैं भाई, टू हिम, उसके लिए, द वर्ल्ड रिसेंबल्स अ वास्ट रैट ट्रैप। उसके लिए ना वो ये सोचते हैं कि ये दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। ये दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। ये दुनिया एक चूहा जाल के जैसा है, रैट ट्रैप के जैसा है। ठीक है, रैट ट्रैप है बोला गया है सीधा सीधा इस वर्ल्ड को। कैसे, इट ऑफर्स अल्यूरिंग टेम्पटेशन। ये जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है ना, ये ना कई सारे, अल्यूरिंग वर्ड को याद रखिएगा, इसके मीनिंग, अल्यूरिंग का मतलब होता है आकर्षक, और टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन। क्या, टेम्पटेशन मतलब हो जाता है प्रलोभन, प्रलोभन मतलब कोई लालच, है ना, भरी चीजें, और अल्यूरिंग मतलब हो जाता है आकर्षक। ठीक है, तो ये जो दुनिया है ना, वो एक अल्यूरिंग टेम्पटेशन है, एक आकर्षक प्रलोभन की तरह है। यहां पर आपको कई तरह के प्रलोभन, कई तरह के टेम्पटेशंस देखने को मिलेगा। किस किस रूप में, खाना के रूप में, शेल्टर के रूप में, पैसे के रूप में, है ना, द बिगेस्ट टेम्पटेशन ऑफ द वर्ल्ड हम बोल सकते हैं पैसा, है ना, और मच लाइक बेट। और ये सारी चीजें किसकी तरह होते हैं, बेट मीन्स होता है चारा, चारा जो डालते हैं ना, है ना, किसी चीज को, किसी को फंसाने के लिए पहले चारा डाला जाता है। अगर चूहे को फंसाना है तो पहले चारा डालेंगे, बेट, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, बेट है। दुनिया रूपी इस चूहे के जाल में डाला गया चारा है, जिसमें आकर हम फंस जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। एंड वंस एन इंडिविजुअल सक्सम्ड टू दिस अट्रैक्शन,
एक बार कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई भी पर्सन क्या हो जाता है, झुक जाता है, इस पर भरोसा कर लेता है, या इसमें पड़ जाता है, सक्सेसफुल होता है, किसी के चक्कर में पड़ जाना या झुक जाना या उसके अंडर हो जाना, है ना। तो एक बार कोई व्यक्ति इसके अंडर आ जाता है ना, इस अट्रैक्शन के, इस आकर्षण के, ही बिकेम्स ensnared in its unforgiving mechanism। वो क्या हो जाता है, वो बंध जाता है ना, किसमें, इसके, ये जो अनफॉरगिविंग इसके मैकेनिज्म, इस दुनिया का बहुत सारे अनफॉरगिविंग, फॉरगिव मतलब क्षमा, माफ, है ना, और अनफॉरगिविंग मतलब जो माफी नहीं करता, मतलब निर्दयी, अपन ऐसा बोल सकते हैं, क्या, निर्दयी, ठीक है। मैकेनिज्म, ये इस दुनिया की जो निर्दयी कार्य है, जो चीजें हैं, है ना, जो तंत्र है, उसमें आकर वो फंस जाते हैं लोग, और वहां से बाहर निकल पाना उन लोगों के लिए डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ना आपको समझते जाना है चीजों को, थोड़ा बहुत अपने सेंस का यूज, दिमाग का यूज या कॉमन सेंस यूज करने पड़ते हैं डेफिनेटली हमको पैसेज को समझने के लिए। मतलब क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखिएगा आप, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि पैसेज को मैं तभी समझ पाऊंगा जब मुझे हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। सेंस पूरी बहुत सारी चीजों के मीनिंग्स इंफ्लुएंस करने होते हैं, आपको अनुमान लगाना होता है, ठीक है। एक लाइन से दूसरे लाइन को कनेक्ट करते हुए चलना होता है, तभी हम किसी भी पैसेज के मीनिंग को समझ जाते हैं, ठीक है। तो एक निर्दयी तंत्र में फंस जाते हैं इस दुनिया के, इन सभी चीजों के लालच में आकर, ओके ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस मेटाफॉर इज नॉट मेयरली इमेजिनेटिव स्पेक्युलेशन। ये जो मेटाफॉर यूज किया है, अच्छा मेटाफॉर क्या होता है आप सभी पढ़े होंगे, आई होप, है ना। मेटाफॉर किसको बोलते हैं अभी बताइए। सिमिले, मेटाफॉर, फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं सारे, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मेटाफॉर किसको बोलते हैं, किसी भी चीज को डायरेक्ट कोई दूसरी चीज के नाम से बुलाना, या डायरेक्ट कंपैरिजन करना। डायरेक्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन दो तरह की होती है, आप सबको पता है। एक होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, किसी को किसी के जैसा, लाइक या एस लगाकर बोलना, है ना। जैसे वो मेरे, सपोज हम अगर बोले वह चीता के जैसा दौड़ता है, या वह मेरे आंखों के तारे के जैसा है, या वह मेरी आंखों का तारा है, दो चीज है। ही इज द स्टार ऑफ माई आईज, अपन सपोज बोलते हैं, ठीक है। आंखों का तारा और आंखों के तारे के जैसा, तो जैसा अगर हम किसी को बोलते हैं तो वहां पर क्या होता है, सिमिले होता है ना। और डायरेक्ट कंपैरिजन जहां पर होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है मेटाफॉर, ठीक है। तो यहां पर जो ये दुनिया है ना, उनको रेड ट्रैप बोला गया है कि नहीं। ये जो दुनिया है उसको क्या बोला गया, रेड ट्रैप, रेड ट्रैप, चूहा का जाल। चूहे के जाल के जैसा नहीं, ये दुनिया एक चूहा का जाल है ना। दिस वर्ड इज अ रेड ट्रैप, ऐसा बोला है, इसका से मेटाफॉर, ठीक है। चलो ओके, तो कहां पर है हम, हाँ। तो दिस मेटाफॉर इज नॉट मेयरली इमेजिनेटिव स्पेक्युलेशन। ये जो मेटाफॉर है ना, ये जो रूपक रूपक बोलते हैं इसको, है ना। सिमिले मतलब उपमा होता है। ये जो मेटाफॉर ये जो दिया है, ये जो कंपैरिजन, ये जो तुलना की है, वो एकमात्र एक काल्पनिक कोई स्पेक्युलेशन, मतलब कोई अटकलें नहीं है ना, ऐसा अटकलें नहीं लगाया जा रहा है काल्पनिक रूप से कि ऐसा ऐसा है। बट एन इंटरप्रिटेटिव लेंस, एक क्या है, एक इंटरप्रिटेटिव, एक व्याख्यात्मक ढंग से नजरिया, एक व्याख्यात्मक नजरिया है, क्या है, इंटरप्रिटेटिव लेंस। लेंस मतलब देखने का नजरिया, तरीका, है ना, लेंस। थ्रू विच, जिसके जरिए ही व्यूज ह्यूमन कंडक्ट्स, वो लोगों के काम को देखते हैं, है ना, लोगों को के बिहेवियर को देखते हैं, और क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग हिज ओन, हाँ, लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, और साथ में अपने भी जो काम है खुद को भी वो देखते हैं, है ना। तो ये ऐसा, इस तरह से चीजें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो मेटाफॉर है, ये जो इमेजिनेशन, ये जो कंपैरिजन है, वो सिर्फ एक अटकलें नहीं बल्कि पूरा सब चीजों को देखकर समझकर बताई गई, है ना। व्यवहारिक तौर पर सारी चीजों को देखकर समझकर परख कर लगाया गया एक या बताया गया एक कंपैरिजन या तुलना है, ठीक है। ऐसा लगभग लगभग यहां पर हमको चीजें सेंस समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वन इवनिंग। चलो अब यहां तक तो बात ही हो गई टेम्पटेशन का, इन सारी चीजों का। थोड़ा सा दूसरा, मतलब एक अगले स्टेप में जा रहे हैं। एक शाम की बात है। द पेडलर सीक्स रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है शरण, रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, शरण लेना, है ना। द पेडलर सीक्स मतलब होता है चाहना, ठीक है, या कोशिश करना। द पेडलर सीक्स रिफ्यूज इन द मॉडेस्ट ड्वेलिंग ऑफ अ लोनली क्रॉफ्टर।
एक्चुअल में पेडलर, वो जो आदमी था, पेडलर था, है ना, वो चलते 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 कहीं जा रहा था और रास्ते में उनको शाम हो गया। ठीक है, ऐसा स्टोरी में है चैप्टर की अगर हम बात करें तो। फिर उनको शरण चाहिए था, मतलब उनको रात, क्योंकि रात हो गया था, उनको कहीं रुकना था। रास्ते में एक अकेले एक व्यक्ति का घर था, एक क्रॉफ्टर था, है ना। क्रॉफ्टर एक व्यक्ति है ना, वो अकेले रहते थे वहां पर। क्रॉफ्टर किसको बोलते हैं? जो एक एक तरह का प्रोफेशन है वो, है ना, उसका नाम है, उसको क्रॉफ्टर नाम दे दिया गया। ठीक है, तो उनके घर वो रुकना चाह रहे थे इन द मॉडेस्ट ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास स्थल, ड्वेल ड्वेल करना मतलब निवास करना, है ना। मॉडेस्ट मीन्स होता है साधारण। मॉडेस्ट मीन्स साधारण। तो एक साधारण सा घर था, छोटा सा घर था, वहां पर वो उनको वहां रुकने के लिए क्या किया, रिक्वेस्ट किए। द ओल्ड मैन एक्सटेंड वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी। तो वो व्यक्ति था जो क्रॉफ्टर थे ना, उनको वहां पर रुकने के लिए जगह दिए, शरण दिए, है ना, और बहुत बढ़िया गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किए। ठीक है, उनको उनका आदर सत्कार किए। शेयरिंग बोथ हिज सुपर एंड हिज ट्रस्ट। वो जो व्यक्ति था, वो जो क्रॉफ्टर थे, उनको उनको घर अपने घर में रहने के लिए रहने दिए, प्लस उनको सुपर, सुपर मतलब क्या होता है, आई होप यू नो अबाउट दैट, है ना, दिस वर्ड। सुपर मींस होता है डिनर, रात का जो खाना होता है उसको डिनर और सुपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब सुपर ऑफर किए और उसके साथ ही साथ अपना विश्वास भी उनके साथ शेयर किए, मतलब बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर किए। उन पर ना कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर बैठे। वो अननोन एक पर्सन था, है ना। ही वाज टोटली स्ट्रेंज फॉर दैट क्रॉफ्टर। उनको एकदम ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना था उनके ऊपर, बट वो थोड़ा सा ट्रस्ट कर बैठे और उनके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर दी। ठीक, अब yet the disclosure of his modest earning from milk sale proves to be decisive moment। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, अपने स्टोरी, अपने कहानियां वो शेयर करते थे कि भाई एक समय में ना बहुत मैं पैसा वैसा कमाता था और ये सारी चीजें किया, और अभी भी मैं बहुत पैसा वगैरह कमाता हूँ। वो बताया कि क्या बताया, द डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब खुलासा। क्या? खुलासा। खुलासा मतलब बताया उसने द डिस्क्लोजर ऑफ हिज मॉडेस्ट, एक एक साधारण सी इनकम के बारे में भी बताया। फ्रॉम मिल्क सेलिंग, दूध बेचकर मैं पैसा वगैरह भी कमा लेता हूँ, ठीक ठाक। प्रूव्स टू बी अ डिसीजिव। डिसीजिव मतलब निर्णात्मक, है ना, निर्णायक बोल सकते हैं। डिसीजिव मतलब निर्णायक। निर्णायक एक पॉइंट बन गया। ठीक है, जब उसने अपने पैसे के बारे में बताया, निर्णायक, ये तो निर्णायक पल था। उसने पैसे के बारे में बताया तो क्या हुआ, वो जो पेडलर थे ना, एक्चुअली जो वो पेडलर थे वो गरीब थे और रेड ट्रैप बेचकर जीवन यापन करते थे, बट सिर्फ रेड ट्रैप सेलिंग से उनका जो भरण पोषण नहीं होता था। ठीक है, उनको पर्याप्त इनकम नहीं मिलता था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही यूज्ड टू स्टील समटाइम्स, है ना। वो स्टीलिंग का वही काम करता था, चोरी। ठीक है, वो कहीं से कुछ उठा लेता था किसी जगह से, इधर उधर, छोटी मोटी चोरियां, एंड उस छोटी मोटी चोरियों से वो अपना पेट भरता था, मतलब अपना जीवन यापन चला रहा था। तो यहाँ पर जब वो पैसा अर्निंग के बारे में जब बताया ना, जब उनसे शेयर किए, तो उनका जो चोर वाला जो था वो जग गया और उनके मन में क्या आ गया, लालच आ गया, टेम्पटेशन आ गया। ठीक है, चलो आगे है। तो मोमेंट, ओवर पावर्ड बाई टेम्पटेशन। ठीक है, प्रलोभन के जकड़ में आकर, ठीक है, प्रलोभन की पावर में आकर अब वो क्या कर गए, द पेडलर स्टील्स द क्रॉफ्टर्स मनी एंड डिपार्ट्स। ठीक है, जो पेडलर थे वो क्रॉफ्टर के पैसे को चुराए और निकल लिए वहां से। ठीक है, चोरी करके वहां से भाग गए। ठीक है, आयरनिकली एम्बोडाइंग द वेरी entrapment, okay, the he had theorized। हाँ, देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, आयरनिकली का मतलब होता है विडंबना। क्या होता है? आयरनी मीन्स होता है विडंबना। तो विडंबना ये था कि एम्बोडाइंग द वेरी एंट्रैपमेंट ही हैड थियराइज्ड। वो अपने खुद के ही जो एंट्रैपमेंट का थियरी था। ठीक है, उसने एक बार जो थियरी दिया था ना कि जो दुनिया है एक क्या है, ये चूहे जाल है, मतलब ये एक रैट ट्रैप है। और ये वाला जो थियरी था, ये वाला जो बात वो बोलते थे, उसमें वो खुद क्या हो गए, खुद फंस गए, है ना। खुद उसी रास्ते में चले गए, खुद फंस गए। ठीक है, और
कैसे खुद फंस गए, उसने पैसा चुरा लिया और मतलब वो प्रलोभन में आ गए। उसने एक और थियरी दिया था कि ये दुनिया ना क्या करती है, पहले बैट हमारे सामने डालते हैं ना, चारा डालते हैं, पैसा, फूड और इन सभी रूप में, जो इस प्रलोभन में आ जाता है, फिर वो इस दुनिया के निर्दयी तंत्र में फंस कर रह जाते हैं। ये कुछ उनका थियरी था और इस थियरी में खुद भी वो घुस गए। वो खुद तो बोलते रहते थे लेकिन खुद को भी इस चीजों से, इस तंत्र से नहीं बचा पाए। ओके, अब क्या करते हैं वो, ही his subsequent flight into the forest symbolized both physical escape and moral confusion। उसके पश्चात चोरी करने के बाद वो थोड़ा सा कहां गए, वहां से भाग गए, निकल गए, है ना, और कहां चले गए, जंगल में चले गए। कहां चले गए, जंगल में चले गए, फॉरेस्ट में चले गए। ये जो उनका काम था, ठीक है, उसके पैसों को चुरा कर जंगल में भाग जाने का, ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा था, बोथ, दोनों, उनके फिजिकल एस्केप को भी एंड मॉरल कंफ्यूजन को भी, नैतिक उनके कंफ्यूजन या नैतिक जो दुविधा का स्थिति में थे, वो दोनों को क्या कर रहा था, वो सिंबलाइज कर रहा था। ठीक है, एज फियर ऑफ डिटेक्शन मिरर्स हिज अवेयरनेस ऑफ एथिकल फेलियर। ठीक है, और वहीं जो उनका पकड़े जाने का, डिटेक्ट हो जाने का, है ना, डिटेक्शन मींस पकड़े जाने का जो डर था, उनके जो नैतिकता था, उनके फेलियर को भी क्या कर रहा था, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, शो कर रहा था। वो जान चुका था कि मैं गलत किया हूं, क्या किया हूं, मैं गलत किया हूं, है ना, एथिकल वो फेलियर को अपने समझ चुका था कि मैं नैतिक रूप से मैं फेल हो चुका हूं। इस चीज से वो अवेयर था, वो समझ चुका था और इस कारण से डर रहा था वो। ठीक है, अब जब वो जंगल में, उस फॉरेस्ट में गया ना, तो फॉरेस्ट में जाकर वो फिजिकली तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए, है ना, और मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए। मतलब वो जाकर उस जंगल में एक्चुअल में खो जाता है, उनको रास्ता समझ में नहीं आता, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वो बार बार एक ही रास्ते में फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फंस कर रह जाते हैं वो, है ना। ऐसे तैसे शाम हो जाती है और उनको बाहर जाने का रास्ता समझ में नहीं आता। ठीक है, और फिर वो मेंटली और फिजिकली एकदम ज्यादा एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं और ऐसा फील करते हैं कि मानो मेरी जो जान है, प्राण है, वो निकलने वाली है। और लेकिन अचानक से उनको एक आयरन क्या दिखा देता है, एक आयरन मिल दिखाई देता है। दूर में एक आयरन फैक्ट्री था, ठीक है, जिसका नाम था रामजो आयरन फैक्ट्री, आई थिंक। वहां पर वो जाते हैं और वहां पर जाकर वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, उस आयरन मास्टर से। ठीक है, ये स्टोरी है इसमें आगे। बाकी हमारे पैसेज में कहां तक है, हमारे पैसेज में यहाँ तक है, फियर डिरेक्शन मिरर्स इज अवेयरनेस। वो जो डर था, वो समझ गया था कि मैंने गलत किया है, एथिकली मैं फेल हो चुका हूं। ठीक है, अब द टर्निंग पॉइंट अराइजेस व्हेन ही एनकाउंटर्स एन आयरन मास्टर, है ना। तो वो जो उस आयरन मील में जाते हैं, तो वहां आयरन मास्टर जो थे, वो मालिक जो था उस मील का, वो उनसे मिलते हैं। हु मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड एक्वांटेंस। एक्वांटेंस मीन्स होता है जान पहचान का, है ना, पहचानना, बस ये है ना, जान पहचान या पहचान का, पहचान। ठीक है, शुरू नजर में ना उनको ऐसा लगता है कि मानो वो मेरा कोई आयरन मास्टर की कोई पहचान के, मतलब पुराने मित्र के जैसे उनको लगते हैं। तो अब वो क्या कर देते हैं, अब उनको ना इनवाइट्स हिम टू हिज मैनर। वो ना उनको अपने घर में, मैनर का मतलब होता है घर को ही मैनर बोलते हैं, मतलब एक महल टाइप का कोई एक ऐसा घर, ठीक है, वो मैनर कहलाता है। तो वहां अपने घर इनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर आइए, ठीक है, आप तो मेरे पुराने दोस्त हो। ठीक, आगे, थ्रू रिलक्टेंट एट फर्स्ट। शुरू में वो क्या किए, थोड़ा सा हिचकिचाना, क्या हिचकना या हिचकिचाना, थोड़ा सा रिफ्यूज करना, मना करना, ऐसा है ना, रिलक्टेंट कहलाता है। सॉरी, थ्रू नहीं, द ठीक है, द रिलक्टेंट एट फर्स्ट। हालांकि वो शुरू में थोड़ा सा हिचके, नहीं मैं नहीं जाऊंगा या ऐसा, है ना, क्योंकि उनको पता था क्योंकि कि मैं तो वो नहीं हूं जो ये समझ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, रात का समय था, आयरन मास्टर को थोड़ा सा देखने में क्या हो गया, उनको थोड़ा सा धोखा हो गया कि ये मेरा कोई, और उनके बड़े बड़े बियर्ड थे, उनका जो पूरा लुक था वो थोड़ा सा ऐसा था कि कोई भी उनको अच्छे से नहीं देख पाया, उनका एक्चुअल जो फेस था उसको। इस कारण से उनको धोखा हुआ, उनको घर में इन्वाइट कर लिए। फिर क्या होता है, तो शुरू में इसके, लेकिन
हाँ, फर्स्ट द पेडलर अल्टीमेटली एक्सेप्ट, लेकिन बाद में ना अल्टीमेटली बाद में पेडलर ने उसके उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। परस्यूडेड नॉट बाय अथॉरिटी बट बाय द जेंटल इंसिस्टेंस ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर। एक्चुअल में वो शुरू में तो जब आयरन मास्टर ने उनको इनवाइट किया तो वो मना कर दिए थे कि नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में जब आयरन मास्टर अपने बेटी, एक उनकी एक डॉटर थी आयरन मास्टर का जिनका नाम था एडला, ठीक है, एडला। तो एडला को जब वो बोले कि एक मेरा फ्रेंड है जो आने से मना कर रहे हैं, तो वो एडला भी उनको जाकर थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए, इंसिस्ट किए, बार बार रिक्वेस्ट किए, है ना। ये इंसिस्ट आई थिंक आया था एक बार अभी सीजी टेट में, जिसका अभी आंसर रिपीटेड, बार बार रिपीटेडली किसी चीज को बोलना, इंसिस्ट करना कहलाता है ना। तो कभी भी किसी भी वर्ड को पूछ देते हैं भाई अब एग्जाम में, है ना, तो सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी कोई भी वर्ड्स हमको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो जब एडला उनको बार बार इंसिस्ट करी ना, तो फाइनली आयरन मास्टर रेडी हो गया उनके घर जाने के लिए। व्हेन हिज ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड, अब वो उनके घर चले गए, लेकिन उनको तो पहचानना ही है ना, वो तो धोखे से उनको बुलाया। व्हेन हिज ट्रू आइडेंटिटी इज, अच्छा वो इंसिस्ट किए मतलब एकदम अथॉरिटी से ऐसा नहीं, बल्कि जेंटल उनके बहुत निवेदन से वो उनके घर गए थे, है ना। When his true identity revealed, the Iron Master reacts with indignation, है ना। जब आयरन मास्टर उनको देखे, है ना, वहां जाने के बाद थोड़ा सा बढ़िया रेडी हुए, तैयार हुए, आने वाले कुछ दिनों में क्रिसमस का फेस्टिवल होने वाला था, तो उनको बढ़िया नहा धोकर रेडी हुए ना, तो उनके फेस को जब देखे लाइट के उसमें उजाले में, तो उनको पहचान गए कि भी अब तो मेरा फ्रेंड है, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। और वो बहुत क्रोधित हुआ, ठीक है। इंडिग्नेशन मीन्स थोड़ा सा क्रोध का भाव। हावेवर, हालांकि बट हिज डॉटर चूजेस एम्पैथी ओवर रिप्रोच, लेकिन उनकी जो डॉटर थी एटला थी, वो थोड़ा सा समझदार थी, वो सोची कि भाई हमने ही तो थोड़ा सा जिद करके इनको बार बार इंसिस्ट करके लाए हैं, तो उनको वो क्या करी, थोड़ा सा सहानुभूति, एम्पैथी उनसे उनको दिखाए, ठीक है, दया का भाव उनको दिखाए। और ओवर रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है, रिप्रोच का मतलब होता है किसी को एकदम ज्यादा सुनाना, भला बुरा सुनाना, गुस्सा करना, किसी को भत्सना, वो बोला जाता है उसको रिप्रोच बोलते हैं ना। बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा में कुछ सुनाना, ठीक है, वही कहलाता है रिप्रोच, ठीक है, भत्सना बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, शी परमिट्स द स्ट्रेंजर टू रिमेन फॉर क्रिसमस, एक्सटेंडिंग टू हिम डिग्निटी रेदर देन सस्पिशियन। अब एडला जो उनकी डॉटर थी आयरन मास्टर की, उनको वहां पर रहने के लिए दिए, आप ठीक है हम आपको ला लिए तो आप रुकिए और कुछ दिन तक हमारे साथ, एक दो दिन बाद क्रिसमस है तो हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करिए। तो उनको बढ़िया से उनको रखे, उनको स्वागत सत्कार किए बढ़िया से, उनको सस्पेक्ट करने के बजाय, तो उन पर कोई डाउट शंका शक करने के बजाय। दिस अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस इनिशिएट्स एन इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ना जो पेडलर को ऐसा एक्सपेक्टेड था नहीं कि मुझे पहचानने के बाद भी इस तरह से मुझे मेरा अवभगत या स्वागत सत्कार करेंगे। ये ना थोड़ा आंतरिक रूप से उनको क्या करने लगे, बदलने लगे, थोड़ा सा उनको वो सोचने पर मजबूर कर दिए कि मुझे जानने या मेरे बारे में समझ लेने के बावजूद भी ये मुझे इतना बढ़िया ट्रीट कर रही है ना। तो थोड़ा सा उनको अंतर से उनको जो भाव था वो थोड़ा सा सोचने लगे वो कि हाँ, कि कितनी बढ़िया, या क्या सारी चीजों को जानने के बाद भी मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है, ऐसा है ना। ओके, द पेडलर वंस हार्डन, तो जो पेडलर थे, जो एक बार पहले क्या होता था, हार्डन बाय डिप्राइवल एंड डिसीट, वंचित होने के, बहुत सारे अभाव की जिंदगी में होने के कारण से, है ना, और गरीबी की जिंदगी में होने के कारण से वो जो सख्त हो चुके थे, वो क्या हो गए, एक्सपीरियंसेस रिन्यूड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। जब उनको इतना ज्यादा सम्मान दिए तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ का भावना उसमें जगह कि मैं भी कुछ हूं भाई, ऐसा कुछ उनको लगा, है ना। और ये जो भाव था वो उनको बदलने वाला था डेफिनेटली। तो डिसीट का मतलब होता है, हाँ, तो डिप्रीवेशन एंड अभाव का और गरीबी की जिंदगी जीना, ऐसा कुछ सेंस है इसका, है ना। द फॉलोइंग डे ही रिटर्न्स द स्टोलन मनी थ्रू द डॉटर्स एंड लीव्स बिहाइंड अ लेटर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। तो उनको अपने गलती का एहसास हुआ कि जो एडला का जो बिहेवियर था ना, उसने उसको चेंज कर दिया अंदर से। वो फील करने लगा कि मैंने गलत किया है, एक गरीब आदमी के पैसे को मैंने चुरा लिया और यहाँ मुझे इतना
बढ़िया सारी चीजों को जानने के बावजूद भी इतना बढ़िया मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो उनको अंदर से इसको उनको ट्रांसफॉर्म कर दिए। वो अपना उनको अपना गलती का रियलाइजेशन हुआ और वो फाइनली डिसाइड किए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो जो पैसा चुरा के लाए थे उनको रिटर्न करना चाहते। किसको रिटर्न करेंगे? क्रॉप्टर का पैसा है। तो एडला को एक लेटर, एडला और उनका जो फादर था क्रिसमस डे के दिन वो चर्च गए थे, है ना, फॉर प्रेयर। और उसी बीच उनको आने से पहले सुबह का बात था, बढ़िया क्रिसमस डे वगैरह सेलिब्रेट किए बढ़िया से इन लोग, है ना, क्रिसमस डे में नए कपड़े वगैरह पहनाए और बढ़िया से सेलिब्रेट किए। और फिर दूसरे दिन जब लोग सुबह सुबह आयरन मास्टर और एडला प्रेयर के लिए निकली थी, ये एक लेटर लिखते हैं एडला के नाम कि मैंने एक क्रॉफ्टर का पैसा चुराया हुआ है, इतना पैसा, प्लीज आप मुझे उन्हें रिटर्न कर देंगे ऐसा। और अपना साइन करते हैं। साइन करते टाइम वो कैप्टन लिखते हैं, है ना, ठीक है, कैप्टन, कैप्टन, ठीक है, अपने खुद को, ठीक है। और तो इस तरह से साइन किए। और देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग डे ही रिटर्न्स द मनी थ्रू द डॉटर एंड लीव बिहाइंड अ लेटर, एक लेटर छोड़े एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड का भाव व्यक्त करते हुए, है ना। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, ठीक है, कि आपने मेरे लिए ऐसा ये सारी चीजें किया, उस तरह से। इन शाइनिंग हिमसेल्फ विथ अ नेम ऑफ ऑनर, he symbolically reclaims an identity shaped not by crime but by conscious। तो फिर से वो एक क्राइम से शेप्ड वाला पर्सनालिटी नहीं, बट एक सोची समझी और जानी समझी एक बढ़िया पर्सनालिटी के रूप में खुद को डेवलप करने के बारे में सोचे, है ना। और फिर वो वहां से चले गए। द स्टोरी अफर्म्स, मतलब वहां से वो निकल गए, ठीक है। और तो इस तरह से फिर स्टोरी खत्म हो जाता है। द स्टोरी दस अफर्म्स दैट वाइल द वर्ल्ड में इंडीड रिसेंबल्स अ रैट ट्रैप, हालांकि जो दुनिया है वो वास्तव में एक रैट ट्रैप है, रैट ट्रैप के जैसा है या रैट ट्रैप है ना, रैट ट्रैप के रूप में है, रैट ट्रैप के रूप में है। कंपेशन पोजेसेस द पावर, जो दया करुणा, कंपेशन मींस होता है दया या करुणा का भाव, है ना, दया या करुणा का भाव। तो दया जो करुणा का भाव है उसमें ऐसा पावर है टू अनलॉक इट्स होल्ड एंड रीस्टोर मॉरल फ्रीडम, ठीक है। किसी भी चीज को चेंज करने का, कोई भी नेगेटिविटी को बदल लेने का, ठीक है, और अपनी पकड़ मजबूत कर किसी के सोच को चेंज करने का, ठीक है, और रीस्टोर मॉरल फ्रीडम, ठीक है, नैतिक रूप से जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है किसी के व्यक्ति का, उसको फिर से जागृत करने का क्षमता किसमें? कंपेशन में, दया में, करुणा भाव में होता है। ये बेसिकली स्टोरी का थीम है ना, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा स्टोरी, ये तो हो गया हमारा पैसेज। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पैसेज, ठीक। चलो भाई, फर्स्ट जो एमसीक्यू आपको दिख रहा है, इट्स एमसीक्यू बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखा है वो पहला लाइन को पढ़िए, असर्शन है। कथन और कारण वाला डेफिनेटली हमको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना। इसमें एक्चुअली होता ये है कि पहला लाइन में ना कोई बातें दी गई होती है और दूसरा लाइन में उस बातों का रीजन या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है ना। क्या दिया होता है? रीजन या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। अब आपको समझना होता है कि जो रीजन है वो सही है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये सारी चीजें, चार ऑप्शन रहता है ना। तो देखो, द पेडलर फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप इज सेल्फ रिफ्लेक्सिव इन नेचर। स्वयं के द्वारा चिंतन किया गया एक क्या था? फिलोसफी था, जो रैट ट्रैप का फिलोसफी था वो। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। द पेडलर्स फिलोसफी, पेडलर का जो विचार था कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, वो एक सेल्फ रिफ्लेक्सिव, सेल्फ चिंतन वाला एक फिलोसफी था, ठीक है, सही है। ही हिमसेल्फ बिकेम, और हाँ, द पेडलर्स फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप इज सेल्फ रिफ्लेक्सिव इन, हाँ। और सेल्फ रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद के ऊपर प्रभाव पड़ना, है ना, स्वयं के ऊपर रिफ्लेक्ट करना। तो ये हमने देखा कि वो स्वयं जाल में फंस गए थे, मतलब वो जाल में फंस गए थे जिस जाल के बारे में बात करते हैं। ही हिमसेल्फ बिकम विक्टिम्स, वो खुद विक्टिम बन गए, है ना, ऑफ टेम्पटेशन, ठीक है, लालच और टेम्पटेशन का बात वो करते थे, वो खुद विक्टिम बन गए आफ्टर आर्टिकुलेटिंग द मेटाफोर। मतलब वो मेटाफोर वो जो आर्टिकुलेट किए उसके बारे में बताएं
कि द वर्ल्ड इज अ मेटाफॉर, है ना, ये द वर्ल्ड रिसेंबल्स रैट ट्रैप, है ना, ओके। तो वैसा ही फिर उस आर्टिकुलेशन में वो खुद फंस गए, उसने भी लालच में आकर उस जाल में खुद को डाल दिया। सही बात है, दोनों सही बात है कि नहीं, दोनों सही बात है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्रेशन भी है वाला ऑप्शन हम चुन लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेटाफॉर ऑफ द फॉरेस्ट इन द पैसेज मोस्ट नियरली सिग्निफाइज द मेटाफॉर ऑफ द फॉरेस्ट। अब इस पैसेज में ना फॉरेस्ट का चर्चा हुआ है, जंगल का चर्चा हुआ है। तो इस फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है, इसके लिए कौन सा मेटाफॉर बेस्ड है या कौन सा लाइन बेस्ड है, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो नेचुरल ब्यूटी एंड सेरेनिटी मतलब शांति का, है ना, थोड़ा सा। तो बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता और सेरेनिटी का प्रतीक के रूप में इसको नहीं बताया है फिलहाल इस फॉरेस्ट में, है ना, इस पैसेज में ऐसा इसकी बात नहीं हुई है। एस्केप फ्रॉम सिविलाइजेशन, सभ्यता से भागना, ये फॉरेस्ट को सिंबलाइज नहीं करता इस पैसेज में। मॉरल बिवाइल्डरनेस एंड आइसोलेशन, नैतिक दुविधा, ठीक है, नैतिक दुविधा और आइसोलेशन, एकांत, है ना, अकेलापन, वीराना, हाँ हाँ ये तो है, ये तो है ना। और एडवेंचर एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता और ऐसा एडवेंचर, मतलब इस जंगल को, फॉरेस्ट को एडवेंचर और फ्रीडम ऐसा रूप में भी नहीं दिखाया गया, इस रूप में भी नहीं दिखाया गया, इस रूप में भी नहीं दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया है? मॉरल बिवाइल्डरनेस एंड आइसोलेशन वाले सेंस में हमको ये फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है इस पैसेज में, ठीक है। किसी भी आंसर को हम पर्टिकुलर उस पैसेज के सेंस में ही या उसके कॉन्टेक्स्ट में ही लेते हैं, उसी के संदर्भ में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, है ना। तो अरेंज वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिला है ना पिछले कुछ एग्जाम्स में, और हमारे आने वाले एग्जाम्स में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। और वी आर गेटिंग रेडी फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली, है ना। हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम रेडी हो रहे हैं। अब सपोज ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे तो प्रैक्टिस तो हमारा हो जा रहा है, ठीक है। तो अरेंज करना है सीक्वेंस, और सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हमको अभी देखने को मिला था कि नहीं टेट में। चलो तो अरेंज कैसे करते हैं भाई, जब भी अरेंजमेंट वाली बात होती है ना, तो हम पैसेज में पहले कौन आया है, फिर कौन आया है, फिर कौन आया है, फिर कौन आया है, इसमें चलते हैं। या पहले क्या हुआ, ठीक। तो देखो पहले क्या हुआ था, आर्टिकुलेशन ऑफ रेट ट्रैप फिलोसफी। रेट ट्रैप वाला जो फिलोसफी है वो बनाना, सोचना, उसके बारे में आर्टिकुलेट करना, वो तो पहले हुआ था, शुरू हुआ था। द वर्ल्ड रिसेंबल्स रेट ट्रैप पहले बोले थे, ठीक है। थेफ्ट ऑफ क्रॉप्टर्स मनी, क्रॉप्टर का पैसा चुराना, ठीक है, ये भी हुआ। फिर क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ कंपेशन एट द मैनर, घर में जो महल था, है ना, वहां दया का भाव अनुभव करना, ये भी ठीक है। उसके बाद हुआ मॉरल रेस्टिट्यूशन थ्रू लेटर, पत्र लिखकर अपने जो नैतिक चीजें था उसको रिस्टोर के रेस्टिट्यूट किया, है ना। वो तो आखिर हाँ ठीक है ना। तो फिर क्रम वाइज चल रहा है कि नहीं, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हाँ ओके, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 2 3 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ भाई चलो अब आ जाते हैं एक और अनदर टाइप्स ऑफ न्यूली पैटर्न क्वेश्चन में, है ना। चलो देख लो, रेट ट्रैप है, क्रॉफ्टर है, एडलर है, लेटर है ना। रेट ट्रैप किस चीज को इंडिकेट करता है, एथिकल रीजनरेशन, एथिकल रीजनरेशन है, स्ट्रक्चरल टेम्पटेशन है, ओके, और इनोसेंट ट्रस्ट है, और कंपेशनेट रिडिम्पशन है, ठीक है, कंपेशनेट रिडिम्पशन, हाँ ठीक है। तो अब देखो, रेट ट्रैप तो कहीं ना कहीं किससे मिल जाएगा, स्ट्रक्चरल टेम्पटेशन, एक प्रलोभन, है ना, बनावटी एक प्रलोभन हो गया। क्रॉप्टर जो था ना, वो इनोसेंट ट्रस्ट, उसने विश्वास किया था ना, है ना, बेचारा ने इनोसेंटली बिलीव किया था उसके ऊपर, तो यहां आ जाएगा, है कि नहीं। एडला की अगर हम बात करें तो एथिकल रीजनरे नहीं, एडला की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपेशनेट इसमें आना चाहिए, है ना। दया करुणा का भाव हमने एडला में देखा था, है ना। और लेटर, हाँ लेटर जो लिखा था
वो क्या था, नैतिक रीजनरेशन था उसका, पुनरुत्थान, पुनर्जनरेशन है ना, अपने नैतिकता को फिर से उसने रीस्टोर किया वाला भाव है कि नहीं। तो ऐसा कुछ कुछ सेंस इसमें मिलेगा, सही है। तो समझ में आ गया। ऐसे जो क्वेश्चंस है हमने चर्चा किया था कि एक दो भी समझ में आ जाता है ना तो सही होने की संभावना होता है कहीं ना कहीं, है ना। एक दो भी अगर हम समझ लेते हैं तो सही हो सकता है, ऐसा हो चांसेस है। तो बाकी हम तो देख लिए। तो अब देख लो, फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का डी है, बी सी डी ए, है ना, बी सी डी ए, ठीक है। चलो किसमें हमें बी सी डी है, देखो बी सी डी ए, बी सी डी ए पहले में ही मिल गया, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमने ए ले लिया, ठीक है, बी सी डी ए, सही है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कुछ लोगों का ये क्वेरीज था कि जो हमारे क्लास नोट्स है, जो हम क्लास नोट्स देख रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि उसको प्रिंट आउट करा के पढ़ें, और ये क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो अच्छा, और ये प्रिंट आउट करने में थोड़ा समस्या होता है, प्लस सबसे बड़ा समस्या है डाउनलोड नहीं होते ऐप से। तो चलिए आप लोगों के लिए ना अभी डाउनलोड वाला ऑप्शन ओपन कर दे रहे हैं। आप ना किसी भी नोट्स को अपने गैलरी में डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं ऐप से ही, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं है, प्रिंटेबल वो हो जाएगा, आप वो डाउनलोड करेंगे गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा सारे फाइल्स, ठीक है। और अब समस्या अगर किसी को आती है कि बैकग्राउंड वाला, तो एक ऐप इंस्टॉल आप लोग कर लेना, पीडीएफ कन्वर्टर करके है, ठीक है, पीडीएफ कन्वर्टर, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ कन्वर्टर। इसमें क्या होगा, पीडीएफ कन्वर्टर में जाके आप कोई भी फाइल जब चूज करते हैं, है ना, फिर उसमें एक पीडीएफ कन्वर्टर में जाके पहले तो आप पीडीएफ टूल्स में जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ टूल्स में जाएंगे, और पीडीएफ टूल्स में जाकर आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर फाइल सेलेक्ट करके एक ऑप्शन आता है वहां पर इन्वर्ट फाइल का, क्या ऑप्शन आता है, इन्वर्ट फाइल, ठीक है। इन्वर्ट फाइल करेंगे ना तो ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा पूरा, और प्रिंट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड वाले को ब्लैक बैकग्राउंड में भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पीडीएफ कन्वर्टर ये ऐप में होता है, वहां जाकर आप मोबाइल में इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहां जाकर टूल्स में जाकर इन्वर्ट में जाकर आप सॉरी अपने फाइल के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसको प्रिंटेबल बना सकते हैं, प्रिंट करने में कोई समस्या वो फिर आपको नहीं होगा आसानी से, और डाउनलोड वाला ऑप्शन तो ओपन है, ठीक है। चलो कुछ लोगों का ये रहता है कि जो सपोज आपको क्लास फास्ट लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहता है आपको स्लो फास्ट करने का, आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, है ना, 152 में भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन ए बी, द आयरन मास्टर रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, आयरन मास्टर इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, सही बात है। हिज रिएक्शन इज गवर्न मोर बाय सोशल स्टेटस देन एम्पैथी, उनका जो रिएक्शन था वो सोशल जो उनका स्टेटस था, वो एक बढ़िया अमीर रिच आदमी था, उनसे कहीं ज्यादा एम्पैथी का भाव को शो करता है या गवर्न करता है, सही बात है। इतना बड़े आदमी होकर भी अपने पुराने कोई जान पहचान के व्यक्ति जो इतना निर्दयी निर्दयी नहीं, जो इतना दयनीय स्थिति में थे, उनको देखकर वो पहचाने, उनको अपने घर ले जाने के लिए रेडी हुआ। नहीं तो आज की दुनिया में कौन अपने पुराने पहचान वालों को इस स्थिति में अपने घर इनवाइट करेंगे वाली बात होती है कि नहीं। तो ये उनके एम्पैथी को शो करता है ना, उनके नैतिकता के भाव को शो करता है, दया के भाव को डेफिनेटली वो शो करता है। तो ये सही बात है, और ये भी सही बात है ना, ठीक है। इसी कारण से जो आयरन मास्टर थे, ही रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है, वो नैतिकता उसमें थे, किसमें, आयरन मास्टर में थे, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने सोशल स्टेटस से बढ़कर एम्पैथी को चुना था, ठीक। चलो तो इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा, दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेन करता है। 6 को देखिए, द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ड डिस्क्राइब, इस पैसेज का टोन कैसा है, लगभग हम कोशिश करते हैं सभी उसमें टोन
से रिलेटेड क्वेश्चन करने का। ये सेटारिकल एंड मॉकिंग है, व्यंग्यात्मक, और मॉकिंग मतलब थोड़ा सा मजाक वाला, है ना, तो ऐसा तो नहीं है ये, है ना। दूसरा है मॉरल कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव, नैतिक, चिंतनशील, नैतिक, चिंतनशील और मननशील। क्या? मननशील। ठीक है, तो ये तो सही है। डिटेल्ड हिस्टोरिकल नरेशन, डिटेल्ड है ना, वही अलग रहना या तटस्थ रहना। कोई कोई ऐतिहासिक कोई नरेशन है, कोई कहानी है ऐतिहासिक, ऐसा भी नहीं है, है ना। और तटस्थ कोई ऐतिहासिक कहानी ऐसा नहीं है। रोमांटिक आइडियलिज्म वाला भी ये स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक नैतिक, चिंतनशील और मननशील शीलता का सेंस या टोन हमको इस पैसेज में देखने को मिलता है ना। कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव, मोरली कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन को। विच इन्फ्लुएंस बेस्ड कैप्चर द थीमेटिक कोर। कौन सा इस पैसेज की थीमेटिक कोर को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है या कैप्चर करता है। सबसे मतलब कुल मिलाकर इस जो पैसेज था ना, वो उसका थीम क्या है, ऐसा बोला जा रहा है, कौन सा थीम में ये चला है ना। तो पॉवर्टी है इनवाइटेबली लीड्स टू क्रिमिनलिटी। जो पॉवर्टी, जो गरीबी होता है ना, जो गरीबी होता है वो अंततः क्रिमिनलिटी को, अपराध को में जाकर खत्म होता है ना, अपराध को जन्म देता है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इस पैसेज की बात हो रही है, इस पैसेज के सेंस में ऐसा हमने नहीं देखा है पॉवर्टी क्रिमिनलिटी में ही जाकर खत्म होती है, ऐसा वो वहां खत्म नहीं होता, वो किसी और जगह में जाके खत्म होता है कि नहीं। हालांकि क्राइम उसने किया था लेकिन वो एंड नहीं था ना। ठीक है, टेम्पटेशन इज स्ट्रॉन्गर देन मोरालिटी, जो लालच है वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है नैतिकता से। टेम्पटेशन इज ओके, टेम्पटेशन स्ट्रांग होते हैं लेकिन नैतिकता उस पर जीत हासिल करते हैं, है ना, जीत हासिल किए हैं हमारे पैसेज में। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तीसरा देखो, ह्यूमन डिग्निटी कैन बी रीस्टोर्ड थ्रू एम्पैथी, एंड आखिरी है सोशल हायरार्की डिटरमाइंस मॉरल वर्थ। सामाजिक जो हायरार्की का मतलब होता है बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इसको क्या बोलते हैं, जो ये क्रम बना हुआ है। ठीक है, वरीयता क्रम जो हम बोल सकते हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो वही सोशल हायरार्की हो गया। ये किस चीज को डिटरमाइन करता है, मॉरल वर्थ को डिटरमाइन करता है। मतलब जो ज्यादा उच्च पद में है वो ज्यादा मॉरली स्ट्रांग है, फिर नीचे वाले लोग कम मॉरल, नैतिकता कम है, नैतिक, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, मॉरल वर्थ का सोशल हायरार्की से कोई संबंध नहीं है। ठीक, अब यही तो बच गया फिर। ह्यूमन डिग्निटी कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू एम्पैथी, है ना, दया करुणा के भाव से जो मानवीय डिग्निटी है उसको फिर से वापस लाया जा सकता है। कोई कितना भी खराब, गलत, बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको दया भाव करुणा से, है ना, एम्पैथी से वापस लाया जा सकता है। ये इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा है और आंसर भी हम इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही दे रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अरेंज द थीमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये भी थीमेटिक प्रोग्रेशन मतलब फिर क्या, पहले का उसके बाद वो थीमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही, मतलब आगे बढ़ने की बात हो रही, प्रोग्रेशन पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो सिनिसिज्म, अबाउट द वर्ड सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब होता है, सिनिसिज्म का मतलब क्या होता है, निराशावादी, है ना, निराशा, थोड़ा सा नेगेटिविटी भाव, निराशावाद। ठीक है, नेगेटिव भाव। फिर मॉरल फॉल, फिर ह्यूमन कंपेशन, फिर रिडिम्पशन। इसमें तो फिर ये भी तो क्रम से चला है ना। दुनिया के बारे में ऐसा सोच था उनका कि दुनिया ऐसा है वैसा है, फिर उसका मॉरल डाउन फॉल हुआ, चोरी वोरी कर लिया, फिर ह्यूमन कंपेशन हमको देखने को मिला, है ना, फिर आखिरी में फिर रिडेम्पशन, फिर से उसने अपने ये जो सेंस था, ये जो मॉरल फॉल था उसको रिडीम किया, उसको फिर से उसमें सुधार किया। ठीक है, तो यही सब तो हो गया। फिर 1 2 3 4 ही हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। ठीक, ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चलो, हाँ, एक और आसान रीजन वाला क्वेश्चन है। द पेडलर साइनिंग एज कैप्टन सिग्निफाइज साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है, जो कैप्टन के रूप में उसने साइन किया वो उसमें उनका जो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था उसको सिग्निफाई करता है, उसको बताता है। ओके, और रीजन है ही इंटरनलाइज्ड द डिग्निटी दैट वाज प्रोजेक्टेड अपॉन हिम। जो डिग्निटी उनको जो उनके साथ जो पेश किया था, है ना, जिस गरिमा के साथ उनके साथ पेश किया था, वो उसको क्या करता है, उनको अंतर्निहित वो उनको फील करता है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और उस बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग फिर वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये भी फिर वही है, दोनों सही वाला, और ये दोनों का दो सेकंड का करेक्ट एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द पैसेज इज प्राइमरी बिटवीन। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मुख्य रूप से कैसा दो कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को इसमें मिला है। वेल्थ एंड पॉवर्टी, गरीबी और धन वाला इसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। अथॉरिटी एंड रिबिलियन, ठीक है, अथॉरिटी फिर विद्रोह, रिबिलियन वाला, ऐसा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिनिसिज्म एंड कंपेशन और नेचर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नहीं है। सिनिसिज्म निराशावादी और कंपेशन का भाव हमको देखने को मिला, दया करुणा का भाव हमको देखने को मिला है इस चैप्टर में, पैसेज में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स में, वोकेबलरीज में इस पर्टिकुलर पैसेज का। तो डेस्टिट्यूट हमने देखा, डेस्टिट्यूट मींस होता है निर्धनता, दरिद्री, है ना, एक्सट्रीम पुअरनेस, या पॉवर्टी को क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट बोला जाता है। वेगा बॉन्ड मैंने शुरू में चर्चा किया था, आप लोगों को याद होगा, वेगा बॉन्ड, है ना। वेगा बॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, वॉन्डरर, ठीक है, आवारा, इधर उधर घूमने वाले, वेगा बॉन्ड। सिनिकल शब्द हम देख रहे थे, सिनिकल निराशावादी, है ना, और डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसेरिटी, ठीक है, निंदक या संशयवादी, जो डाउट वगैरह करते हो, नेगेटिविटी जिसके मन में ज्यादा होता हो, निराशा, ठीक है। अल्यूरमेंट, अल्यूरमेंट वही है, अल्यूरिंग वर्ड हमने देखा ना, अल्यूरिंग वर्ड, अल्यूरमेंट तो प्रलोभन, आकर्षक होना, है ना, जो टेम्पटेशन को शो करे, अट्रैक्ट करे, है ना, तो आकर्षक, अल्यूरिंग, अल्यूरमेंट। एंसनेयर, एंसनेयर क्या है, एंसनेयर का मतलब होता है ट्रैप में, जाल में फंसाना, एंसलेयर, है ना, एंसलेयर, ठीक है। डिप्राइवेशन आप सभी जानते हैं, डिप्राइव होना, किसी चीज से वंचित होना, वंचित होना, अभाव का भाव, अभाव का भाव, ठीक है, अभाव का भाव, डिप्राइवेशन। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य, ठीक है, फ्रेंडली एंड जनरस कंसेप्ट रिसेप्शन ऑफ गेस्ट, किसी का आवभगत करना, आवभगत करना हॉस्पिटैलिटी कहलाता है, ठीक है। टेम्पटेशन, वही फिर से टेम्पटेशन, प्रलोभन हो गया, ओके। चलो आगे चलते हैं। रिमोर्स वर्ड देख लीजिएगा, रिमोर्स जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिग्रेट करना, क्या करना, रिग्रेट करना, पछताना, रिमोर्स, ठीक है। गलत कोई काम कर देते हैं फिर बाद में जो पछताते हैं ना, अरे यार मैंने मुझे ऐसा नहीं करना था, वो रिमोर्स कहलाता है, रिमोर्स, पछताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिग्नेशन या इंडिग्नेशन है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर काज्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कोई गलत किया, उसके कारण से हमको जो गुस्सा आ जाता है, वो इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन कहलाता है ना, आक्रोश। कंपेशन, करुणा, दया का भाव, कंपेशन हो गया, सिंपैथी, है ना। चलो अगला है रिडीम्शन। रिडीम्शन का मतलब हो जाता है एक्ट ऑफ सेव्ड फ्रॉम मॉरल एरर। कुछ नैतिक गलतियां कर रहे हैं और उससे फिर हम बच जाते हैं, ठीक है, वही रिडीम्शन कहलाता है, उद्धार, मुक्ति, मतलब किसी गलत चीज से मुक्ति मिल जाना, गलत चीज को छोड़कर फिर अच्छे काम में उधर आ जाना, रिडीम्शन कहलाता है, ठीक है। कॉन्सियसनेस आप सभी जानते हैं, इनर सेंस ऑफ राइट, हाँ ठीक है ना, कॉन्सियस, कॉन्सियस होना, सही गलत का पहचान होना, वही तो कॉन्सियसनेस कहलाता है ना, ठीक है, सही क्या गलत, उनका जो हम मतलब अवेयर होना, सेल्फ अवेयरनेस, है ना, जो हम चेतन जो मन होता है हमारा, हम जानते हैं कि क्या सही क्या गलत, वो कॉन्सियसनेस कहलाता है। रिप्रोच मैंने आप लोगों को बताया था, रिप्रोच, रिप्रोच, रिप्रोच मतलब भत्सना, मैंने बोला था, किसी को तिरस्कार करना, मतलब बहुत भला बुरा बहुत ज्यादा किसी को सुनाना, बोलना, रिप्रोच कहलाता है, ठीक है।
एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है। डिग्निटी आप सभी जानते हैं, गरिमा, किसी को डिग्निटी हो जाना होना है ना, डिग्निटी, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ठीक है। रिफॉर्मेशन, सुधार, पुनर्गठन, है ना, मॉरल इंप्रूवमेंट और चेंज, ठीक है। 17th देखिए, एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग थलग, इमोशनली डिस्टेंट, डिस्टेंट, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंज, जो इमोशनली भावनात्मक रूप से थोड़ा सा बिखर जाना, क्या कहलाता है, स्ट्रेंज्ड कहलाता है, ठीक है। अगला है मैग्नानिमिटी, ठीक है। मैग्नानिमिटी, हालांकि ये इस हमको हमारी इस पैसेज में देखने को नहीं मिला था, ये होता है जनरल सिटीजन फॉर, उदारता का भाव, ठीक है। किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देने वाला जो सेंस होता है, जो भाव होता है, वही कहलाता है मैग्नानिमिटी, ठीक है। डिसीट है, डिसीट मतलब छल कपट धोखा, डिसीट, छल कपट, ठीक है, धोखा, डिसीट। और एक है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब होता है वह फिर से पुनरुद्धार, है ना, रिकवरी ऑफ समथिंग लॉस्ट, कुछ हमारा खो गया है वो हमको मिल गया, है ना, तो वही अपना पहचान फिर से प्राप्त करने ना, वही हो जाता है रिक्लेमेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने 20 डिफरेंट वर्ड्स इस चैप्टर से रिलेटेड या इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा किया, ठीक है। तो ये तो है हमारे क्लास 12 टेक्स्ट बुक से एक और इम्पॉर्टेंट पैसेज, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये डेफिनेटली। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लें जल्दी जल्दी से, कुछ क्लासेस में सारे चीज़ें कवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। जब नोटिफिकेशन आने वाला है आज या कल, ठीक है, फिर सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगा, फिर आगे उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं।